खबर आ रही है कि बिहार को लूटने वाला एक अधिकारी जिसका नाम है संजीव हंस, वह गिरफ्तार हो चुका है। और यह संजीव हंस जो है, यह नीतीश कुमार के नवरत्नों में एक है जो आज बेऊर जेल में बंद हो चुका है। हम जानने का प्रयास करते हैं और प्रकाश डालते हैं कि ये संजीव हंस कौन है, कैसे नीतीश कुमार के नवरत्नों में एक है और इसने क्या गुल खिलाए, कैसे बिहार को लूटा, कैसे यहाँ के पुल पुलिया को दहा दिया, कैसे हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ, कैसे ये मर्सिडीज पे चला, कैसे इसे मोहाली में बिल्डिंग खरीदा, कैसे इसने रेप किया उसमें भी बरी हुआ। ये इन सारी घटनाओं का एक संक्षिप्त विवरण आप सबों के सामने मैं देने जा रहा हूं और शायद आप इसे नहीं जानते होंगे, तो आज आप जानेंगे संजीव हंस के बारे में कि एक अधिकारी जो बिहार कैडर से 1997 में पास हुआ और एक आईपीएस अधिकारी बना, जिसने बिहार को बहुत बुरी तरह से धोया, बहुत बुरी तरह से लूटा और नीतीश कुमार ने जिसे अपने नवरत्नों में शामिल किया। यानी कहा जाता है नीतीश कुमार को कि जैसे अकबर ने अपने शासन को चलाने के लिए, यानी कि अकबर के पास गुण की परख थी, उसने यह भांप लिया था कि जब तक बुद्धिजीवों यानी कि इंटेलेक्चुअल लोग नहीं होंगे हमारे साथ, हम सत्ता अच्छा से नहीं चला पाएंगे। उन्होंने यानी कि अकबर को ऐसे ही सम्राट नहीं किया कहा जाता है। अकबर के पास गुण की परख होने के लिए उन्होंने नवरत्नों की व्यवस्था की थी। ठीक नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने भ्रष्ट से भ्रष्टतम अधिकारियों का एक हुजूम खोजा, एक ऐसे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कहें या राजतंत्र को चलाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए इन्होंने कई आईएएस आईपीएस को नवरत्नों को शामिल किया, यानी कि नवरत्न बनाया। और इन नवरत्नों में एक नवरत्न विशेष इनके खास नीतीश कुमार के हैं, जिनका नाम है संजीव हंस। आइए हम आज संजीव हंस के बारे में जानेंगे कि आखिर ये संजीव हंस है कौन और इसने बिहार के साथ कैसे गद्दारी किया, बिहार को कैसे लूटा और कहां पर ले जाकर के धन को रखा। आज इन्हें ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और इसने न जाने कितने करोड़ों अरबों का घोटाला किया। आज इसी का देन है कि आप स्मार्ट मीटर का जो रोना रो रहे हैं ना, आज आप जानिएगा कि वास्तव में इस स्मार्ट मीटर का जन्मदाता कौन है बिहार में, किसने पास कराया कि हाँ स्मार्ट मीटर लगना चाहिए बिहार में। इन सभी बातों को आप जानेंगे और इन सब का तार नीतीश कुमार से होते हुए संजीव तक पहुंचा है। और संजीव ने जिस तरह से लूट खसोट किया, इस बिहार में लूटपाट और उत्पात मचाया, आज ईडी ने उन्हें नहीं बख्शा है, उन्हें गिरफ्तार किया है और आज वो बेऊर जेल में है। आइए हम प्रकाश डालते हैं उनके बारे में, कुछ लिखित विवरण आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए पहले जाने कि ये संजीव हंस कौन है। संजीव हंस 1997 के आईएएस ऑफिसर हैं, बिहार कैडर का, और इनकी जन्मभूमि पंजाब है और ये दलित समाज से आते हैं। संजीव हंस बिहार आ चुके थे तब भी 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने और 9 रत्नों की व्यवस्था की गई, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त किया गया। आपने सुना होगा कहानियों में, अकबर की कहानी सुना होगा आपने कि कैसे वे नवरत्न रखते थे और जिसकी वजह से काफी प्रचलित हुए और उन्हें सम्राट भी कहा गया और उन्हें सबसे प्रिय राजा भी कहा जाता है, आज भी आप सभी जानते हैं। वैसे ही नीतीश कुमार ने किया, परंतु अकबर की भांति गुण की परख इनमें नहीं थी। जानबूझकर किए, अब तो वही जानते हैं, या जानबूझकर के इन्होंने ऐसा किया, अब तो ये वही जानते हैं। इन सभी नवरत्नों में संजीव हंस की तकदीर ही बदल गई और वे आगे बढ़ते रहे।
मलाईदार पोस्ट उन्हें मिलती रही। संजोग देखिए, इसी क्रम में बिहार में एक पार्टनर भी उन्हें मिला। इनका नाम है गुलाब यादव। ये झंझारपुर से 2015 से 2020 के विधायक रहे। इनकी पत्नी आज एमएलसी हैं और बेटी मधुबनी जिला की पार्षद की अध्यक्षा है। समझिए कि गुलाब यादव का भी अपना वर्चस्व है। इनके नामों के अर्थ समझिए और देखिए इन दोनों के बिहार में कितना गुल खिलाए। इन दोनों ने बिहार में कितना गुल खिलाए, आप इन दोनों के नामों को समझिए। जैसे गुलाब का मतलब क्या होता है और संजीव हंस का मतलब क्या होता है। हंस तो समझते हैं क्या होता है हंस, और गुलाब भी तो समझते ही होंगे। जरा अब ध्यान से सुनिएगा। संजीव हंस को नीतीश कुमार ने एक पोस्ट दिया। जानते हैं कौन सा पोस्ट? पुल निर्माण का। उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, यानी कि पुल निर्माण का मुख्य सचिव संजीव हंस को बनाया गया। अब आगे देखिए इन्होंने क्या किया। आप जब सफर करते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता होगा, हम विश्वास का पुल बनाते हैं। और भैया विश्वास इतना भयंकर हुआ, विश्वास का इतना भयंकर पुल बना कि रोजाना पुल बहने लगे, यानी जबरदस्त लूट खसोट की गई। मानो ऐसी स्थिति हुई कि सुबह से शाम तक 3 से 4 पुल नहीं बह जाते तो नहीं लगता कि हम बिहार में हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा की एसपी सिंगला कंपनी, ये कंपनी का नाम है एसपी सिंगला, एसपी सिंगला को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बिहार लाकर। दोस्तों, हजारों हजार करोड़ की ठेके एसपी सिंगला कंपनी को दिया गया। अनुमान लगा लीजिए, आप खुद अनुमान लगाइए, हजारों हजार करोड़ की ठेका निःशुल्क तो नहीं दिया जाता होगा ना। उसके एवज में जरूर कुछ ना कुछ तो लिया ही जाता होगा। बिना कुछ लिए हुए तो किसी को ठेका, यहां पर तो कोई बिना किसी फायदे का ये किसी को चाय नहीं पिलाता है, तो इतनी बड़ी बड़ी हजारों हजार करोड़ों की उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया गया होगा। आप जरा इस पे गौर करिएगा। अब आपको एक पुल जो सुल्तानगंज से, यानी गंगा ब्रिज जो बन रहा है सुल्तानगंज में, उसका हाल देखिए। एक साल में 3 बार दह गया है। एक साल में 3 बार, कभी 2 खंभे कभी 3 खंभे ऐसे दह जाते हैं। यानी कि अगर दूसरी कंपनी होती, एसपी सिंगला के जगह दूसरी कंपनी अगर ये पुल बना रही होती तो उस पे उसके कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें कार्य करने वाले हर अधिकारी को कब के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया होता। लेकिन अब तक उस पे कोई ना उसे ब्लैकलिस्ट किया गया, ना उसके अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गई। ये है बिहार की हालत, और इस हालात पे किसी की कोई नजर नहीं है। इस पे मीडिया बात नहीं करती है। आप सब इससे अनभिज्ञ हैं। आप सब 1-2 बार जरूर सुन लेंगे, देख लेंगे कि हाँ ये पुल दह गया, लेकिन इसके अंदर की बात को समझना बहुत जरूरी है। अंदर की बात को आप नहीं समझेंगे तब तक आपको राजनीति समझ नहीं आएगी कि बिहार में क्या हो रहा है। अब और दिलचस्पी वाली बात, संजीव हंस, नीतीश कुमार ने, यानी कि संजीव हंस को देखिए, अब संजीव हंस को ऊर्जा यानी एनर्जी डिपार्टमेंट में प्रधान सचिव बनाया गया। अब बड़ा दिलचस्प वाली एक कहानी है, एक बात है, जरा इसे गौर से समझिएगा। जब संजीव हंस का नाम बदनाम होने लगा, बिहार में पुल पुलिया बहने लगे, तब संजीव हंस को नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में, या जैसे कहिए वैसे वहां से हटा करके और ये ऊर्जा डिपार्टमेंट में लगा दिए, यानी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इन्होंने उनका व्यवस्था किया और प्रधान सचिव बनाया। अब जरा गौर कीजिएगा कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और इनको ऊर्जा डिपार्टमेंट दे दिया गया।
अब देखिए यहां पर आप सबको पता है, सबको याद भी होगा कि ऊर्जा डिपार्टमेंट में आने के बाद से एक मीटर आई जिसको क्या कहते हैं, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर से किस तरह से लोग हताहत हुए हैं और किस तरह से लोग डर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगवाने से डर रहे हैं, इस पर तो आप सबको पता होना चाहिए और सब आप जानते भी हैं कि स्मार्ट मीटर कोई नहीं चाहता कि हमारे यहाँ लगे। और तो खास बात आपको हम बता रहे हैं कि जब स्मार्ट मीटर को लागू करवाना था बिहार में तो संजीव हंस मुख्य प्रधान थे। और संजीव हंस को जानते हैं क्या किया गया, इस स्मार्ट मीटर वाले कंपनी ने इनको एक लग्जरियस गाड़ी गिफ्ट किया। जानते हैं उस गाड़ी को एक लो फैमिली या कह सकते हैं कि मिडिल फैमिली वाले छू भी नहीं सकते हैं, जिसका नाम है मर्सिडीज, जो जर्मनी में बनती है। और जर्मनी की मर्सिडीज, ये मर्सिडीज कार है क्या, यानी कि मर्सिडीज एक गाड़ी का नाम है जो कि मर्सिडीज कंपनी के मालिक ने अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पे रखा और उस मर्सिडीज को इन्हें गिफ्ट में दिया गया। क्या आपको लगता है कि जब स्मार्ट मीटर वाले ने गिफ्ट दिया होगा संजीव हंस को तो ऐसे तो नहीं दिया होगा ना, उसका भी तो कुछ लालच होगा। और इनको उसे कोई मतलब नहीं है, आप गरीब हैं, आप मर रहे हैं, आप भाड़ में जा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, आपका कितना बिल उठ रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, इनको बस अपना पेट भरा ना। कहां जा रहा है बिहार, आप कह रहे बिहार में विकास हो रहा है, अरे बिहार में तो लूटपाट मचा हुआ है भाई, किसी न किसी तरीके से आपको ठगा जा रहा है, हम सबको ठगा जा रहा है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं भ्रष्ट हैं, बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। हमारे साथ जुर्म हुआ है, आपके साथ जुर्म हुआ है, हम लोग अगर जाएंगे तो उल्टा हम ही लोग को डांट मिलेगी। अरे भाई क्या चल रहा है ये, ऐसे लोगों की अगर सोच नहीं बदल रही है तो इनको हमको बदलने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है आप सबको, इनको बदलिए। नहीं तो बस उसी तरह घिसते फिरते रहिए, कहते रहिए कि वो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे ये रोना धोना अब तो बंद करना होगा, आगे की सोचना होगा। और जो बीती हुई बात है उससे बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए और उसे सीख मिलते हुए हम आगे की उस कदम को उठाएंगे जिससे हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को समझ में आए कि उसने क्या किया, जनता के साथ क्या हुआ, क्या यह होना चाहिए था। आप जरा गौर करिएगा। चलिए आगे, हम इसकी कहानी इतना पर समाप्त नहीं होने वाली है संजीव हंस की, इसकी कहानी बहुत है, हम आपको बताते हैं, धीरे धीरे सारी चीज बताते हैं, आप गौर करते रहिए, आप सुनते रहिए, देखिए। इतना ही नहीं, एक और कहानी इनके साथ जुड़ी है। अब जानते हैं, आपने सुना होगा कि पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है मोहाली, जहां पर क्रिकेट हुआ करती है, क्रिकेट मैच हुआ करती है। वो जगह बहुत कॉस्टली है और उस जगह पे इन्होंने एक रिसोर्ट खरीदा है। रिसोर्ट कहते हैं कि अत्याधुनिक वस्तुओं से लैस ऐसा होटल जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो, जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें सारी व्यवस्थाएं आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सिर्फ अखबारों में और मीडिया के माध्यम से जहां कहीं कुछ हल्ला होता है तभी आप जान पाते हैं रिसोर्ट क्या है। तो रिसोर्ट इन्होंने 95 करोड़ में खरीदा। जरा सोचिए, गौर कीजिए कि ये 95 करोड़ कहां से आया। इस 95 करोड़ का कोई हिसाब किताब होना चाहिए ना। इस 95 करोड़ का हिसाब किताब शायद अब ईडी को लेना चाहिए, शायद इसलिए गिरफ्तार किए हों। लेकिन कहानी इतना पर ही समाप्त नहीं होगी, कहानी और आगे दिलचस्प वाली है। आप थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा समय दीजिए और सुनिए। कहा जाता है कि हमारे नीतीश चाचा ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं, लेकिन क्राइम करने वालों के साथ तटस्थ खड़ा रहते हैं, एकदम अडिग रहते हैं, चट्टान की तरह मजबूत रहते हैं। दोस्तों ये सब मामला चल ही रहा था कि अचानक एक कहानी हमको याद आ गई। आपको बता रहे हैं कि इसी मामले में एक और मामला चल रहा है एक महिला की। ये इलाहाबाद के एक एडवोकेट हैं और इन महिला ने आरोप लगाया इस पर, संजीव हंस पर, कि इसने हमारे साथ पुणे ले जाकर के बलात्कार किया है और जिसका भुगतना हम भुगत रहे हैं कि 1 8 10 साल का बच्चा भी हो चुका है। और वो गुहार लगाई चारों तरफ, थाने थाने दर दर
ठोकरें खाई, लेकिन किसी थानेदार ने नहीं लिखा। जानते हैं क्यों इसका एफआईआर नहीं लिखा गया? इसलिए इसका एफआईआर नहीं लिखा गया क्योंकि नीतीश कुमार के नवरत्नों में एक होने के कारण, और इनके नवरत्नों में अगर एक है तो इसकी गिरफ्त अगर उसके खिलाफ यानी संजीव हंस के खिलाफ अगर एफआईआर लिखा जाता है तो हमारा क्या होगा? यानी थानेदार डर से नहीं लिया। लेकिन पटना हाईकोर्ट के जब इसमें हस्तक्षेप हुआ तो इस को दर्ज किया गया, इस केस को, जो कि 18/2023 इस केस का नंबर है। और यह केस पटना के रूपसपुर थाना में दर्ज हुआ। इस केस का नंबर है 18/2023। लेकिन दिलचस्प वाली बात है कि जब यह केस चला, कुछ दिन ही केस चला, और केस चलने के बाद से पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, यानी कि एफआईआर को रद्द कर दिया। आपको याद होगा, ये कहानी आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के लगभग 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके एक तिवारी जी थे, जिनको एक लड़का आता है और सीधे कहता है कि ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, और मुख्यमंत्री साहब उसको नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम हमारा बेटा कैसे हो सकते हो। तो उस समय कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। बड़ा हलचल मचा था। हम लोग उस समय कोई बाल्यावस्था में थे, लेकिन ये खबरें आई थी मीडिया में, हम लोगों ने सुना था, देखा था। आज भी ये प्रूफ के तौर पे माना जाता है, देखा जाता है, जाना जाता है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच जब हुआ तब जो राहुल तिवारी थे, जिन्होंने आरोप लगाया था एनडी तिवारी पर कि ये हमारे पूज्य पिताजी हैं, तो फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, और 95 वर्ष की उम्र में उसकी मां से शादी करनी पड़ी थी उन्हें। तो क्या ये मामला नहीं बनता है कि संजीव हंस का डीएनए टेस्ट कराया जाए, और उस बच्चे की डीएनए टेस्ट कराया जाए कि यह बच्चा वास्तव में किनका है? ये तो ब्लड सैंपल लेकर के आसानी से जांच किया जा सकता है, क्योंकि ये साइंस का समय है, साइंस का। पर दोस्तों, खास बात यह है कि अचानक संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी छापा मारी, आज से 2 महीना पहले। और 2 माह पहले जब ईडी ने इनके ठिकानों पर रेड मारा तो उन्हें लगभग समथिंग 80 लाख रुपए नगद मिले, 2 से 3 किलोग्राम सोने मिले, और 13 किलो चांदी मिले, और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिसे ईडी ने तत्काल बिहार पुलिस के जो विजिलेंस है, और विजिलेंस को दबाव डाला, और विजिलेंस वालों ने एफआईआर लिखा, और फिर से इनकी गिरफ्तारी की गई। संजीव हंस की गिरफ्तारी उनके आवाज से ही कर ली गई, लेकिन गुलाब यादव की गिरफ्तारी दिल्ली एक रिसोर्ट से किया गया है। और अब देखना है, देखिए, अब दिलचस्प बात यह है कि यदि संजीव हंस और गुलाब यादव, जो कि पार्टनर हैं, नीतीश कुमार के नवरत्न हैं, इनकी गिरफ्तारी यदि हो चुकी है, तो अंतिम पायदान पे खड़े मुख्यमंत्री का ही सिग्नेचर होता है। क्योंकि जब भी हजारों हजार करोड़ की लागत से किसी चीज की व्यवस्था होती है, किसी चीज की निर्माण होती है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम सिग्नेचर जो होता है मुख्यमंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री तो पढ़े लिखे हैं और बहुत साफ सुथरा छवि के हैं, तो फिर इन्होंने कैसे किया? और इन लोगों के पास जो अकूत संपत्ति हुई कहां से आई? तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि इस पे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अब जैसे भी हो, केंद्र सरकार की जो योजना है या केंद्र सरकार की लिए जो काम करती है ईडी, उसने जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तो फिर नीतीश कुमार को गिरफ्तार करने में संकोच नहीं होनी चाहिए और इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इनके समय में जिस तरह से लूट खसोट मार चल रहे हैं, अगर इनसे निजात दिलाने में ये कामयाब नहीं हुए हैं तो इनकी गिरफ्तारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए आप चुने गए हैं और जनता के हित के लिए चुने गए हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बने रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है कि आप इस पे हुकूमत चलाइए, रूलिंग कीजिए। आपको अपना जैसे भी हो आप कीजिए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, 10 साल तक इन्होंने जिस तरह प्रकार से शासन किया बिहार पर, लगा था ऐसा कि मानो कि सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने गए थे। लेकिन आज के दौर में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अपना मुंह मोड़ लिया है, कुर्सी से इस तरह से बांध चुके हैं कि कई इन पे आरोप है। लगभग सबसे बड़ा इन पर आरोप है मुख्यमंत्री पर, एक है जिसे हम बहुत बड़े बड़े घोटाले इनके नाम से हैं, जिन पे अब देखिए क्या होता है। सीबीआई का कई जगह जांच चल रहा है, कई जगह इन पे इनके घोटालों का उजागर होना बाकी है। शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार भी जेल जाएं। अब देखने वाली बात होगी, दिलचस्पी की बात होगी, और ये भी इस कसौटी पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो रवैया है कि सबको जेल में डालकर अपना मुख्यमंत्री देना और हर जगह अपना वर्चस्व स्थापित करना, तो क्या नीतीश कुमार इसमें फेल कर रहे हैं या फिर अपना कुछ कर पा रहे हैं, ये देखना बाकी रह गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बिहार में फैल रही है और इस भ्रष्टाचार को यदि जड़ से नहीं खत्म किया गया तो शायद यह बिहार में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई योजना के साथ एक अलग पहचान मिलने वाला है बिहार को, क्योंकि बिहार में लूट खसोट करने वाले लोग जो अपराधी हैं, इन्हें भी किसी न किसी का संरक्षण मिल रहा है या इन्हें बनाया जा रहा है। लेकिन अब सरकार को इस पे अगर यदि कोई ध्यान नहीं हुआ तो शायद ये बहुत दिलचस्प कहानी होगी। हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए और हम सबको इसके लिए काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धरे रहना चाहिए।